2072 में मॉस्को में माफिया नाम का एक गेम शो अपना 57वां सीजन लॉन्च कर रहा है। जैसे ही प्रसारण शुरू होता है, गेम मास्टर नियमों की व्याख्या करता है। 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से 9 नागरिक हैं और उनमें से 2 माफिया के हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन है। नागरिकों का उद्देश्य माफिया को ढूंढना और बाहर निकालना है, जबकि माफिया को नागरिक होने का दिखावा करना चाहिए और असली लोगों को बाहर निकालना चाहिए। हर दिन समूह इस बात पर मतदान करेगा कि किसे बाहर निकालना है और चुने गए व्यक्ति को वास्तव में उन चीजों से मार दिया जाएगा जिनसे वे सबसे ज्यादा डरते हैं। हर रात गेम मास्टर के ड्रोन द्वारा एक और शिकार चुना जाएगा। अंतिम पुरस्कार 1 बिलियन रूबल है, और यदि एक नागरिक और एक माफिया अंतिम दौर के लिए बचे हैं, तो माफिया स्वचालित रूप से जीत हासिल कर लेगा। खिलाड़ी एक बहुत ही तकनीकी रूप से उन्नत कमरे में बैठे हैं और ड्रोन का एक झुंड खिलाड़ियों की कलाई पर एक कोड बुलवाने के लिए आता है, जो दर्शाता है कि उनकी छिपी हुई भूमिका क्या है। इस जानकारी तक केवल कंप्यूटर की पहुंच है। जबकि ड्रोन अपना काम करते हैं, गेम मास्टर कुछ खिलाड़ियों का परिचय कराना शुरू कर देता है। पहला है लुका, एक 85 वर्षीय अरबपति जो अधिक युवा दिखने के लिए आधुनिक चिकित्सा का उपयोग करता है। उसने अपना भाग्य जुए से बनाया है और इसीलिए वो इस खेल में शामिल हुआ है। वो अपने जीवन में सट्टेबाजी का रोमांच चाहता है। उसके बेगैर पोते उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लुका ने अपनी वसीयत रखी कि अगर वह खेल में मर जाता है तो उसके पोते पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद 38 वर्षीय इंजीनियर एली है जो कैंसर से पीड़ित है। उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं, इसलिए एली अपने परिवार के लिए पैसे पाने के लिए खेल में आया था। उसकी पत्नी इस फैसले से असहमत थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपने आखिरी दिन उसके और बच्चों के साथ बिताए। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मौत टीवी पर हो, लेकिन एली ने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। 2 खिलाड़ी सीधे जेल से लाए गए कैदी हैं, बुचा और इवान, जो इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी मुकदमे का मंचन किया गया था। ये सरकार के साथ शो के एक विशेष कार्यक्रम का हिस्सा है जो देश के प्रत्येक कैदी को इस खेल के लिए स्वेच्छा से भाग लेने की अनुमति देता है, चाहे उन्होंने कोई भी अपराध किया हो। अगर वे जीते हैं तो पैसे के बजाय उन्हें अपनी आजादी मिलती है। परिचय फिलहाल बाधित है और गेम मास्टर खिलाड़ियों से उनकी भूमिका पूछता है, लेकिन वे सभी शपथ लेते हैं कि वे नागरिक हैं। फिर उन्हें पहली हत्या के लिए वोट करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, जबकि उनके दोस्त और परिवार टीवी पर हर पल देखते रहते हैं। कंस्टेंटाइन ने इस दौर में मतदान नहीं करने का फैसला किया, लेकिन मैरी ने तुरंत किलियन को वोट दिया और पीटर ने उसे अपना समर्थन दिया। उस पल में बुचर को एहसास होता है कि उसने उन दोनों को टीवी पर एक साथ देखा है, और एक और परिचय होता है। मैरी 24 साल की मशहूर बैलरीना है और पीटर उनके नंबर 1 फैन है। दुर्भाग्य से एक बरसात के दिन मैरी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, इसलिए वो अब नृत्य नहीं कर सकती थी। उन दिनों से उसका सबसे बड़ा डर बारिश और बिजली है। एक बड़ी सर्जरी है जो उसे कृत्रिम पैर दे सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से महंगा है। यही कारण है कि मैरी खेल में शामिल हो गई है। पीटर यहाँ है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है। वास्तव में उसने उसे पैसे देने के लिए कई निजी चीजें बेची हैं, लेकिन इससे मैरी केवल रोती है क्योंकि वो वर्षों से उसका पीछा कर रहा है और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अन्य खिलाड़ी उसकी प्रतिक्रिया और इस तथ्य का मूल्यांकन करते हैं कि उसके पास एक सहयोगी है, इसलिए वे तुरंत उसके लिए वोट करते हैं। पीटर उसके बचाव में कूदता है और कहता है कि वो माफिया है, लेकिन समय समाप्त हो जाता है और मैरी पहली चुनी गई शिकार बन जाती है। उसकी भूमिका नागरिक के रूप में सामने आती है और फिर उसकी कुर्सी छत पर एक विशाल काले गोले की ओर बढ़ने लगती है। पीटर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुर्सी उसे बांधे रखती है। रहस्यमयी गोले के अंदर मैरी होश खो बैठती है और अपने सबसे बुरे डर का अनुकरण दिखना शुरू कर देती है। एक तूफानी रात में वह खुद को जंगल में पाती है और जैसे ही बिजली गिरने लगती है वह भागने लगती है। बिजली उसके पीछे जाती है, उसके चारों ओर लगे पेड़ों से टकराकर उसे चट्टान की दिशा में जाने के लिए मजबूर करती है। तूफान से घबराकर मैरी के पास कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता, लेकिन बिजली बीच हवा में ही गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उस क्षण उसका वास्तविक शरीर गोला में विघटित हो जाता है। बाद में गेम मास्टर ने घोषणा की कि पहली रात आ गई है और ड्रोन अगले शिकार को चुनने के लिए खिलाड़ियों के ऊपर से उड़ते हैं, जो कसाई निकला। जैसे ही कुर्सी उसे कक्षा में ले जाती है, वो अपने आसपास के सभी लोगों का अपमान करना शुरू कर देता है और फ्लैशबैक में खेल से पहले उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का पता चलता है। मनोवैज्ञानिक के पास बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन बुचा बहुत मददगार नहीं था। उसे कसम खाई कि वो किसी भी चीज से नहीं डरता, लेकिन उसे स्वीकार किया कि वो अन्य बेवकूफों से घिरे रहकर एक बेवकूफ की तरह बनना नहीं चाह रहा था। जब कक्षा में अनुकरण शुरू होता है, कसाई खुद को 2 ग्लेडिएटर्स के साथ एक बहुत ही खौफनाक कोलिजियम में पाता है, जबकि भीड़ हिंसा का जश्न मना रही होती है। ग्लेडिएटर्स सशस्त्र हैं और बिना किसी दया के बुचा को पीटना शुरू कर देते हैं, और वो इसके बारे में बहुत कम कर सकता है। कुछ देर तक उसे इधर-उधर फेंकने के बाद किसान जमीन से एक बोतल छीनने से पहले उनके चेहरों पर कुछ गंदगी फेंकने में सफल हो जाता है, जिसका उपयोग वो अंदर वापस हमला करने के लिए करता है। कुछ प्रहारों से वो एक ग्लेडिएटर्स को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन दूसरा उसे दूर धकेल देता है। कसाई हार नहीं मानता और जमीन से वस्तुएं उठाता रहता है। ग्लेडिएटर्स लेकिन दूसरा उसे दूर धकेल देता है। कसाई हार नहीं मानता है और जमीन से वस्तुएं उठाता रहता है, अपने प्रतिद्वंद्वी की हड्डियों को तोड़ता रहता है और उसे मारता रहता है, केवल इसलिए कि वो व्यक्ति बार बार सामने आता रहे। बुचा द्वारा कुछ हत्याओं के बाद ग्लेडिएटर अंततः पुनः उत्पन्न करना बंद कर देता है और वास्तविक जेल में शो देखने वाले सभी लोग अपने साथी कैदी के लिए जयकार करना शुरू कर देते हैं। कसाई सोचता है कि उसने अपनी आजादी जीत ली है, फिर जब वो पीछे हटता है तो वो लड़खड़ा जाता है और सीधे कुछ धातु की जड़ों पर गिर जाता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। मैरी पर अभी भी क्रोधित पीटर का कहना है कि बुचा इसका हकदार था। बाद में गेम मास्टर घोषणा करता है कि नए वोट का समय आ गया है और इस बार वो उन्हें 8 मिनट का समय देता है।
कंस्टेंटाइन ने घोषणा की कि वह पहले से ही जानता है कि माफिया कौन है और यह उसके परिचय का क्षण है। एक बच्चे के रूप में उसके पास पहले से ही दिव्य दृष्टि क्षमताएं थी। वो अपने खराब दिल और कौन सी लड़कियां उसे धोखा देंगी इसकी भविष्यवाणी कर सकता था। लोगों ने उन्हें ब्लैक मैसेंजर कहना शुरू कर दिया और एक वयस्क के रूप में वो परमाणुवैज्ञानिक टेलीविजन शो में दिखाई देने लगे। राष्ट्रीय संकट के दौरान उन्होंने एक सलाहकार के रूप में भी काम किया। उसका सबसे बड़ा डर बुढ़ापे में मरना है। कंस्टेंटाइन का कहना है कि पीरा माफिया है और पीरा आश्चर्यचकित होकर जवाब दे रहा है कि उसने मैरी को क्यों मरने दिया अगर उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो उसे बताती कि वो एक नागरिक थी। कंस्टेंटाइन बताते हैं कि वो अपने लिए पैसा चाहते हैं और इसे किसी भी शेष नागरिकों के बीच विभाजित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इससे पीरा को केवल यह विश्वास हो जाता है कि कंस्टेंटाइन माफिया है और उसे वोट देता है। एली और लॉरा ने भी कंस्टेंटाइन के लिए वोट किया, लेकिन अन्य सभी ने पीरा के लिए वोट किया। वो एक और नागरिक निकला, जिसका अर्थ है कि कंस्टेंटाइन ने झूठ बोला था। एक और फ्लैशबैक पीटा के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को दर्शाता है। पहले तो उसने कहा कि उसे मैरी के अलावा कोई डर नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ने उसे सोचने पर मजबूर किया और पीटा को याद आया कि बचपन में उसे पानी से डर लगता था। एक बार जब कुसी पीटा को कक्षा में ले जाती है, तो अनुकरण उसे समुद्र के बीच में एक नाव पर बैठा देता है। पीटा तुरंत उस खौफनाक द्वीप तक पहुंचने के लिए नाव चलाने लगता है, लेकिन अचानक नाव में एक छेद दिखाई देता है और जब वो उसे अपने हाथों से ढकने की कोशिश करता है, तो वह कट जाता है। इससे उसका खून समुद्र में चला जाता है और जल्द ही शार्क उसके चारों ओर तैरने लगती हैं। भयभीत पीटर फिर से नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी धीरे धीरे नाव को डुबा रहा है, इसलिए वो एक चप्पू पकड़ लेता है और उसे एक शार्क पर वार कर देता है। अन्य शार्क अपने मृत साथी को खाने के लिए दौड़ती हैं और जब उनका ध्यान भटकता है, तो पीरा पानी में कूद जाता है और द्वीप की ओर तैरना शुरू कर देता है। हालांकि द्वीप अचानक गायब हो जाता है और शार्क तुरंत पीरा को मारने के लिए उसके पीछे आ जाती हैं। जैसे ही वो मरता है, पीरा मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि मैरी की आत्मा उसके लिए आ रही है। खेल पर वापस आते हुए खिलाड़ियों को रात होने से पहले एक अतिरिक्त वोट का मौका दिया जा रहा है और इस बार उनके पास 6 मिनट है। जैसे ही वाल्टर अपनी राय देते हैं, उनका परिचय भी सामने आ रहा है। वो एक 43 वर्षीय सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने कई युद्ध लड़े हैं और वो पीटीएसडी से पीड़ित हैं। वो खेल में शामिल हुआ है ताकि यह तय हो सके कि उसे जीवित रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अभी भी युद्ध के दौरान भी एक समृद्ध बल्दी आवाज को रखा है, जिसके कारण कई युवा रंगरूटों की मौत हो गई। वाल्टर समाचार से इवान के मामले से परिचित है और उसे बच्चों का हथियार कह रहा है, इसलिए इवान का परिचय आगे आता है। वो एक साधारण छात्र था कि एक रात कुछ दोस्तों के साथ शराब पीने निकला। वे बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने कार पर नियंत्रण खो दिया, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनके 2 दोस्तों की मौत हो गई। इवान और ड्राइवर सड़क पर एक महिला की मदद की बदौलत बच गए, लेकिन ड्राइवर के माता पिता ने ऐसा दिखाया जैसे इवान ही उनके बेटे को बचाने के लिए गाड़ी चला रहा था। इवान को दोषी पाया गया और जेल भेज दिया गया, इसलिए उसका सबसे बड़ा डर जेल में मरना है। लॉरा को ये बताने से पहले कि वो अर्जित लगती है, इवान ने 2 देखा था कि वो निर्दोष है, लेकिन वो ऐसा करती है कि वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं और वक्त पर माफिया होने का आरोप लगाते हैं। वाल्टर ने उस पर आरोप लगाया और जल्दी एक बहस शुरू हो गई, लेकिन वाल्टर ने वोट देने से इनकार कर दिया। लॉरा बदले में लॉरा वाल्टर को वोट देती है, जिसे लुका, इवान और एली से समर्थन मिलता है। जैसे ही क्रोधित वाल्टर चिल्लाने लगता है, कंस्टेंटाइन भी उसे वोट देता है। क्योंकि किरण और केट के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाल्टर को पहले ही अगले शिकार के रूप में चुना जा चुका है। तब पता चला कि वाल्टर भी एक नागरिक है, इसलिए दोनों माफिया अभी भी समूह में हैं। जब गुसी उसे कक्षा में धकेलती है, तो वाल्टर खुद को उस दिन को याद करता हुआ आ रहा है जब उसने अपनी गलती की थी। वो अपने लोगों को घात के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जल्द ही उसकी टीम दुश्मन से घिर जाती है और वाल्टर के सैनिक हर जगह मरने लगते हैं। कभी कभी अनुकरण दीवारों को गायब कर देता है ताकि और अधिक दुश्मन हमला कर सके और बहुत क्रूर मते कर सके, जैसे एक सैनिक जो आग से मारा जाता है। आखिरकार वाल्टर जितना संभव हो उतने दुश्मनों को गोली मारने के लिए बाहर आ रहा है, लेकिन अपने आदमियों के शवों और दीवार को बिखरते हुए देखकर उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि उसका समय आ गया है। उसी समय दुश्मन ने वाल्टर को गोली मार दी और उसे मार डाला। कुछ सेकंड बाद एक और रात होने का समय हो जाता है और जो लॉरा को चुनते हैं, जिसे उसका परिचय बहुत देर से रहता है। उसके पास एक घर, अच्छी नौकरी और एक प्यारा परिवार था, लेकिन दुर्भाग्य से वो शराबी बन गई और अपने परिवार किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। वो खुद को मिटाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं थी और उसका सबसे बड़ा डर ऊंचाई है। लॉरा 8 साल से अधिक समय तक घर से बाहर नहीं निकली, जब तक कि एक रात वो सड़क पर नहीं थी। ये पता चला कि वो वही थी जिसे इवान और उसके दोस्त को बचाया था। ट्रायल के दौरान ब्राइवा के माता पिता ने उसे झूठ बोलने के लिए भी मजबूर किया। इवान ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे माफ कर देता है क्योंकि अब उसका नाम साफ है। खेल तब घोषणा करता है कि लॉरा भी एक नागरिक है और इससे पहले की कुर्सी उसे ले जाए, वो इवान से कहती है कि उसे उम्मीद है कि वह जीतेगा। अब में सिमुलेशन लॉरा को एक विमान पर रखता है जो एक डरावने काले बादल की ओर उड़ रहा है। एक रहस्यमय अंधेरा विमान पर हमला करता है और इससे विमान गिरने लगता है और दीवारें और छत टूटने लगती हैं। एक परिचारिका लॉरा को सीट बेल्ट बांधने में मदद करती है, लेकिन अंधेरा अचानक उसे भी अपनी चपेट में ले लेता है। धीरे धीरे विमान टूट जाता है और अंततः लॉरा गिरकर मर जाती है। इसके बाद खिलाड़ियों को अगला वोट देने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाता है। कंस्टेंटाइन दुरुस्त कह रहा है कि यह इवान है जो एक तर्क को ट्रिगर कर रहा है जो एली को एहसास करा रहा है। किरण और केट एक दूसरे को जानते होंगे। किरण ने कंस्टेंटाइन पर माफिया होने का आरोप लगाया, लेकिन इवान का कहना है कि यह एली है। समूह जल्द ही विभाजित हो जाता है। कंस्टेंटाइन, लुका और एली इवान के लिए वोट करते हैं। केट और किरण कंस्टेंटाइन के लिए वोट करते हैं और इवान एली के लिए वोट करते हैं।
नियम कहते हैं कि चुने गए खिलाड़ी के पास पूर्ण बहुमत होना चाहिए, इसलिए ये घोषणा की गई है कि वोट दोबारा किया जाएगा, लेकिन केवल 3 वोट किए गए नामों का उपयोग करके। लुका ने अपना वोट कॉन्स्टेंटाइन को बरत दिया और अन्य 4 ने अपनी वही पसंद बरकरार रखी, इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने खुद को वोट देकर सभी को चौंका दिया। शो में ये पहली बार है कि कोई अपने लिए वोट करता है, पर इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि कॉन्स्टेंटाइन माफिया निकला। जब से सिमुलेशन रखा जाता है तो कॉन्स्टेंटाइन सीढ़ियों के एक तरफ दिखाई देता है, जहां एक आदमी उसे टकराता है और उसे दादाजी कहकर बुलाता है। ये शब्द कॉन्स्टेंटाइन को क्रोधित करता है, लेकिन वो अचानक खांसने लगता है क्योंकि उसे डर का एक दूषण मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो तेजी से बुरा हो रहा है। उसके लिए नीचे जाना कठिन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, कॉन्स्टेंटाइन हंसना शुरू कर देता है और बताता है कि उसे धोखा दिया गया है। जाहिर तौर पर बुढ़ापे से मरना उसका सबसे बड़ा डर नहीं है, दरअसल वो इसे सबसे खूबसूरत मौत मानता है। फिर एक और रात आती है और ड्रोन अगला शिकार चुनते हैं। इवान चुना हुआ नाम है और वो एक नागरिक भी निकला। केट रोने लगती है, लेकिन इवान कह रहा है कि यह ठीक है क्योंकि उसका नाम साफ कर दिया गया है। परिक्रमा से पहले वो अपनी मां को अपना प्यार बेचता है और एक अच्छा बेटा न बनने के लिए माफी मांगता है। अनुकरण इवान को जेल के अंदर रख देता है, पर जब गार्ड उसे फांसी देने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं तो इवान कितना रहता है कि वो फिर से अपनी मां के साथ समुद्र तट पर है। गार्ड तुरंत गोली चलाते हैं और इवान तुरंत मर जाता है। अब खेल में एक माफिया सहित 4 लोग बचे हैं और खिलाड़ियों के पास वोट करने के लिए 2 मिनट हैं। जबकि समूह इस बात पर बहस करता है कि किसे वोट देना है। एली किरण और केट पर युगल होने का आरोप लगाता है और किरण को उसका परिचय मिलता है। वो एक युवा निष्ठार्थी है जो इस खेल में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि एक दोस्त ने उसे ऐसा करने की चुनौती दी थी। खेल शुरू होने से एक दिन पहले वो केट से मिला और वो उसके साथ इतना सहज महसूस कर रही थी कि उसके सारे डर, ऊंचाई, रेगिस्तान और सांप प्रकट हो गए। चूंकि केट एक अनाथालय में पली बड़ी है, इसलिए वो सोचती है कि इस दुनिया में कोई भी उसकी रक्षा नहीं करेगा। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वे खेल में दोबारा मिलेंगे। खिलाड़ी कुछ देर तक बहस करते रहते हैं और अंततः उनका समय समाप्त हो जाता है, इसलिए कंप्यूटर चुनाव करता है। केट अगली शिकार है और वह भी एक नागरिक है। कुर्सी तुरंत उसे दूर ले जाती है, जिससे किरण दौड़ती है और उस पर भी कूदती है ताकि वे एक साथ कक्षा में जा सके, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अनुकरण दोनों को एक तूफानी क्षेत्र में कांच से बने फर्श पर खड़ा करता है। यदि वे हिलते हैं तो कांच टूट जाता है, इसलिए किरण केट के पास दौड़ती है और जैसे ही कांच उनके पीछे टूटता है, वे एक साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक उनके पैरों के नीचे से जमीन टूट जाती है और वे गिर जाते हैं और एक काले रेगिस्तान में उतरते हैं। उन्हें एक पहाड़ की चोटी पर राशा एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है, पर चूंकि कॉन्स्टेंटाइन ने बहस के दौरान एक उल्लेख किया था, इसलिए उन्होंने एक अनुसरण करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनके आसपास की रैदाने बड़े सांपों में बदलने लगती हैं तो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दोनों यथासंभव तेजी से भागते हैं और उनका सामना एक विशाल राक्षस से होता है जो किरण के डर का प्रतिनिधित्व करता है, जो केट को खो रहा है। किरण केट को राक्षस पर पत्थर फेंकने से पहले छिपने के लिए कहता है। जब भी उसे किसी हमले से बचने की जरूरत होती है तो इधर उधर घूमता रहता है। जब वे पर्वत के करीब आते हैं तो प्रकाश का त्रिकोण प्राणी को डरा देता है और किरण ने देखा कि राक्षस की गर्दन पर एक दूसरा त्रिकोण लटका हुआ है। वह राक्षस के पैर तक बढ़ता है और त्रिकोण चुरा लेता है, फिर वो इसका उपयोग पहाड़ की रोशनी को प्रतिबिंबित करने और प्राणी को डराकर राख करने के लिए करता है। इसके बाद दोनों को चेहरे के आकार की एक चट्टान दिखाई देती है, जिसकी एक आंख पर त्रिकोण बना होता है। उन्होंने राक्षस से त्रिकोण को दूसरी आंख पर रखा और चट्टान एक राष्ट्र की आगे बढ़ी तो उन्हें एक घर छोड़ गई। जब वे प्रवेश कर रहे हैं कि देखकर चौंक जाती है कि यह नकल है जिसमें वो बड़ी बड़ी है और वो अपनी मां को उसे एक गंजारी सौंपते हुए देख सकती है। तब पता चला कि उसके अन्य डरों में केट भी शामिल है। अपने अन्य डर के अलावा केट ये जानने से भी डरती है कि उसके माता पिता ने उसे क्यों छोड़ दिया। किरण उसे याद दिलाती है कि यह वास्तविक नहीं है और समझाती है कि उसके माता पिता उसे परिभाषित नहीं करते हैं, इसलिए केट को उसे स्वीकार करने पर काम करना होगा। अचानक उनका परिवेश बिखर जाता है और दोनों गेम मास्टर के आमने सामने आ जाते हैं, जिसका अर्थ है कि गेम में एक नागरिक और एक माफिया बचे हैं। जबकि शो विजेता का खुलासा करने से पहले एक विज्ञापन में कटौती करता है, गेम मास्टर उसे समझा रहा है। कॉन्स्टेंटाइन उसके लिए किरा और केट का उपयोग करके खेल को नष्ट करने का एक तरीका खोजने के लिए काम कर रहा था। गेम मास्टर ने खुलासा किया कि दोनों अभी भी सिमुलेशन में फंसे हुए हैं और बताते हैं कि दर्शक मौत को देखकर थक गए हैं, इसलिए उन्होंने इसके बजाय अपने प्यार का प्रदर्शन करने का फैसला किया। भाग लेने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के बाद गेम मास्टर उन्हें जीवित रहने देता है और दोनों सुरक्षित रूप से शो छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद एली अपने परिवार के पास लौटता है और बताता है कि वो माफिया था, इसलिए उसने सारा पैसा जीत लिया है। अंत में वो उनके द्वारा निदान किए गए 3 के बजाय 10 महीने जीवित रहने में सफल रहा। ल्यूक खेल को जीवित छोड़ देता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने पूरे पुत्रों को विरासत से बेदखल करने और केट के अनाथालय को सब कुछ दान करने का फैसला करता है। इवान की मां को अपने बेटे और किरण की याद में हर दिन फूल मिलते हैं। केट ने कॉन्स्टेंटाइन की कब्र पर जाकर खेल समाप्त करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है और किरण जल्द ही फिर से खेल के लिए साइन अप करता है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए